Definition. See, so यहाँ पे given है drugs are chemicals of low molecular masses. These interact with the macromolecular targets and produce a biological response. Okay, देखिए कोई भी चीज जो हम कंज्यूम करें और वो बॉडी में जाकर के मैक्रोमोलिकुलर टारगेट्स, मैक्रोमोलिक्यूल्स लाइक प्रोटीन्स, अमाइनो एसिड्स, न्यूक्लिक एसिड जो भी बॉडी में प्रेजेंट हैं उनके साथ इंटरैक्ट करे और कोई बायोलॉजिकल रेस्पॉन्स क्रिएट करे, उन्हें हम कहते हैं ड्रग्स। ठीक है, अब वो बायोलॉजिकल रेस्पॉन्स अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है। अच्छा बुरा कैसे बाद में दिखेंगे, बट अगर वो बायोलॉजिकल रेस्पॉन्स किसी काम का है और किसी डिजीज को ओवरकम करने में, ठीक करने में, हील करने में हेल्पफुल है, तब उस ड्रग को हम बोलेंगे मेडिसिन। व्हेन द बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स इज थेरापेटिक एंड यूजफुल, दीज केमिकल्स आर कॉल्ड medicines and they are used in diagnosis, prevention and treatment of the diseases. Okay, done. अब अगेन अगर मैंने कुछ कंज्यूम किया, वो बॉडी में गया, उसने कोई बायोलॉजिकल रेस्पॉन्स क्रिएट नहीं किया तो ड्रग है ही नहीं। अब सेकेंड पॉसिबिलिटी, उसने कुछ बायोलॉजिकल रेस्पॉन्स क्रिएट किया, ठीक है, अब वो तो ड्रग है। अब वो बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स अगर अच्छा है और किसी बीमारी को ठीक करने के लिए हम यूज कर सकते हैं, यानी उसका कुछ थेरापेटिक एक्शन है, तब तो उसे मेडिसिन बोलेंगे। सो सारी ड्रग्स जो है वो मेडिसिन नहीं होती, सिर्फ वो ड्रग्स जिनका एक्शन जो है वो हीलिंग हो, थेरापेटिक हो, यूजफुल हो, उन्हें हम मेडिसिन कहते हैं। अब हार्मफुल भी हो सकता है, पॉइजन्स। ओके, पॉइजन्स। ओके, नाउ अगला जो टर्म आता है वो है कीमोथेरेपी। कीमोथेरेपी क्या है, याद रखिएगा, यूज ऑफ केमिकल्स, यूज ऑफ केमिकल्स फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ एनी डिजीज इज कॉल्ड कीमोथेरेपी। एक बहुत ही बड़ा मिथ है कि हमें लगता है कीमोथेरेपी जो है वो सिर्फ कैंसर के लिए यूज होती है, ऐसा नहीं है। अगर हम ड्रग्स का यूज कर रहे हैं फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ एनीथिंग, अगर हम केमिकल्स का यूज कर रहे हैं फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ एनीथिंग, दैट इज कॉल्ड कीमोथेरेपी। यूज ऑफ केमिकल्स फॉर थेरापेटिक इफेक्ट इज कॉल्ड कीमोथेरेपी। चलिए आगे चलते हैं। अब ड्रग्स को क्लासिफाई करने के बहुत सारे तरीके हैं, वैसे ये सब एग्जाम में आते नहीं, बट एक बार फिर भी देख लेते हैं। ड्रग्स को हम क्लासिफाई कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट, यानी कि जब मैं उसे कंज्यूम करूंगा तो बॉडी में जाके वो क्या करेगा। क्या वो किसी पेन को कम करेगा, पेन किलर है, क्या वो जर्म्स को मारेगा, क्या वो एंटीसेप्टिक है, क्या वो एलर्जी कंट्रोल करेगा, एंटी एलर्जेटिक है, क्या वो बॉडी का टेम्परेचर कम करेगा, एंटीपायरेटिक है। सो दिस क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन द फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ द ड्रग, लाइक पेन किलर, एनाल्जेसिक्स यानी कि एंटीपायरेटिक, पेन किलर्स आर एनाल्जेसिक, एंटीपायरेटिक बॉडी टेम्परेचर कम करने वाले, सभी हम पढ़ेंगे धीरे धीरे। तो ये बहुत ही ब्रॉड टाइप की क्लासिफिकेशन है। उसके बाद में एक और लेवल ऑफ क्लासिफिकेशन है, थोड़ी डिटेल, थोड़ी ज्यादा साइंटिफिक, ऑन द बेसिस ऑफ ड्रग एक्शन, यानी कि बॉडी ड्रग हमारी बॉडी में जाकर के किस टाइप का बायोकेमिकल प्रोसेस को अफेक्ट करती है। फॉर एग्जाम्पल एंटी हिस्टामिन कुछ ड्रग्स हैं जिन्हें हम कंज्यूम करें तो हमारी बॉडी में एक हिस्टामिन नाम का एक केमिकल होता है जो एलर्जी के लिए रेस्पॉन्सिबल है। तो जो उस हिस्टामिन को कंट्रोल करे वो एंटी हिस्टामिन। अब हो सकता है कि हिस्टामिन को कंट्रोल करने से एलर्जी कंट्रोल हो जाए या कुछ भी रेस्पॉन्स हो, वो हमें मतलब नहीं है कि उसका इफेक्ट क्या होगा, हमें उससे मतलब नहीं है। हम बस इतना जानते हैं कि हमारी मेडिसिन ने जाकर के हिस्टामिन के ऊपर काम किया तो एंटी हिस्टामिन हो गई। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा दे आर ऑल्सो क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ देयर केमिकल स्ट्रक्चर। जैसे जितनी भी मेडिसिन की स्ट्रक्चर में ये कॉम्पोनेंट होगा उन्हें हम बोलेंगे सल्फेनोअमाइड्स ड्रग्स। अब ये सल्फेनामाइड ड्रग्स, अलग अलग टाइप के सल्फेनामाइड ड्रग्स का काम अलग अलग हो सकता है, उनका टारगेट अलग अलग हो सकता है, बट क्योंकि उन सबकी स्ट्रक्चर एक जैसी है तो उन सबको सल्फेनामाइड ड्रग्स कह देंगे। ठीक है, जितने भी सल्फेनामाइड ड्रग्स हैं उन सबकी स्ट्रक्चर ऐसी होगी, कॉमन। दे आर ऑल्सो क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ
मैक्रोमोलिकुलर टारगेट्स की वो बॉडी में जाकर के किस चीज के ऊपर काम करेंगे, प्रोटीन पे या न्यूक्लिक एसिड पे। ये एक बहुत ही बेसिक लेवल ऑफ क्लासिफिकेशन थी और इनमें से ज्यादातर एग्जाम में कुछ आता नहीं है। बस इतना पूछा जाता है कि व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ सल्फोनामाइड ड्रग्स। तो आपको ये याद रखना होगा। चैप्टर शुरू होता है यहां से। अब हमने भी पढ़ा ना कि दे कैन ऑल्सो बी क्लासिफाइड एज द मॉलिक्यूलर टारगेट्स। तो कई बार क्या होता है कि हमारा जो टारगेट है वो एंजाइम हो सकता है। मान लिया बॉडी में कोई एंजाइम है जो जरूरत से ज्यादा एक्टिव हो गया, हमें उसे कंट्रोल करना है। उस केस में जो हम ड्रग कंज्यूम करेंगे उसका टारगेट क्या होगा, एंजाइम। अच्छा, उसके पहले एंजाइम काम कैसे करता है। हर एक एंजाइम की ना एक एक्टिव साइट होती है। जब भी कोई सबस्ट्रेट या कोई रिएक्टेंट जिसके ऊपर उस एंजाइम को एक्ट करना है वो आता है और वो आकर के उस एक्टिव साइट में फिट हो जाता है, तब एंजाइम पहचान पाता है कि उसे किस केमिकल के ऊपर काम करना है। एक्चुअली एंजाइम जो है वो हाईली सेंसिटिव होते हैं। एक एंजाइम किसी एक पर्टिकुलर मॉलिक्यूल के ऊपर ही काम करता है, तो वो मॉलिक्यूल उस एंजाइम को पहचानेगा कैसे, या वो एंजाइम उस मॉलिक्यूल को कैसे पहचानेगा, ऑन द बेसिस ऑफ इट्स एक्टिव साइट। जो भी सब्सटेंस उसकी एक्टिव साइट पे फिट हो गया उसके ऊपर एंजाइम काम करेगा। ठीक है। अब अगर मुझे एंजाइम की एक्टिविटी को कंट्रोल करना है तो हमारे पास ना तो हम जो ड्रग यूज करेंगे दोज आर कॉल्ड एंजाइम इनहिबिटर्स, जो एंजाइम की एक्टिविटी को कंट्रोल करे। अब हम करते क्या है, एक नेचुरल सबस्ट्रेट है जिसके ऊपर एंजाइम काम कर रहा है और हम नहीं चाहते कि एंजाइम उस सबस्ट्रेट से बाइंड हो या फिर उतना अच्छे से बाइंड हो, तो हमने एक ड्रग डालेंगे और वो जो ड्रग है वो बिल्कुल आइडेंटिकल होगी सबस्ट्रेट की तरह ही। यानी जिस तरीके से सबस्ट्रेट एक्टिव साइट पे बाइंड हो सकता है वैसे ये ड्रग भी एक्टिव साइट पे बाइंड हो सकती है। और अब जब ये ड्रग बॉडी में जाएगी तो ये कंपटीशन करेगी, इट विल compete विद द नेचुरल सबस्ट्रेट फॉर द एक्टिव साइट। तो पहले सारी की सारी एक्टिव साइट पे खाली सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल बाइंड होते थे, अब कुछ पे जाकर के ड्रग बाइंड हो जाएगा और उस एक्टिव साइट को ब्लॉक कर देगा या उस एंजाइम को ब्लॉक कर देगा। तो क्योंकि यहाँ पे कंपटीशन हो रहा है ड्रग और सबस्ट्रेट के बीच में, दिस टाइप ऑफ इनहिबिशन इज कॉल्ड कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन और दिस टाइप ऑफ ड्रग्स आर कॉल्ड कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर। अब इस टाइप के इनहिबिटर में एक प्रॉब्लम है कि हमारी जो ड्रग है वो बिल्कुल आइडेंटिकल होनी चाहिए सबस्ट्रेट की तरह, और जिससे पता लगा पाना कभी कभी मुश्किल हो सकता है। सो वी फाइंड आउट अनदर वे, अनदर टाइप ऑफ ड्रग्स। एक और तरीका हो सकता है एंजाइम की एक्टिविटी को कंट्रोल करने का। हम एक ऐसी मेडिसिन डालते हैं और इनहिबिटर डालते हैं जो जाकर के एंजाइम से बाइंड तो होता है लेकिन वो एक्टिव साइट पे बाइंड नहीं होता बल्कि कहीं और बाइंड हो जाता है, और उस साइट को कहते हैं हम एलोस्ट्रेटिक साइट। अब वो जब वो इनहिबिटर या ड्रग जाकर के उस एक्टिव साइट पे बाइंड होगी तो उसकी वजह से ना एक्टिव साइट की शेप चेंज हो जाएगी, और जब एक्टिव साइट की शेप चेंज हो जाएगी तो नेचुरल सबस्ट्रेट को वो पहचान नहीं पाएगा या नेचुरल सबस्ट्रेट उससे बाइंड नहीं हो पाएगा। ठीक है। सो द साइट अदर देन द एक्टिव साइट एट विच एन इनहिबिटर बाइंड्स इज कॉल्ड एलोस्ट्रेटिक साइट। तो पूछा जाता है व्हाट इज एलोस्ट्रेटिक साइट, और इसे बोलेंगे नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर। और इसमें एक अच्छी बात यह है कि मतलब जरूरी नहीं है कि हमारा जो ड्रग हो वो बिल्कुल सबस्ट्रेट की शेप का हो, क्योंकि उस एक्टिव साइट पे तो बाइंड होना नहीं है, कहीं और बाइंड होना है, तो वो किसी भी शेप का हो सकता है। सो दो टाइप के हमारे इनहिबिशन हुए, कॉम्पिटिटिव एंड नॉन कॉम्पिटिटिव। अच्छा, एंजाइम के बाद में ना अब रिसेप्टर जैसे ड्रग टारगेट हो सकते हैं। अच्छा, रिसेप्टर है क्या? एक्चुअल में आपने देखा होगा कि कुछ लोग जो है ना वो एडिक्ट हो जाते हैं अल्कोहल के या ड्रग्स के। वो कैसे होते हैं, मतलब क्या कोई ड्रग कंज्यूम करता है कि तो क्या ड्रग वो हमारी सेल के अंदर जाती है? होता क्या है बॉडी के अंदर? तो बेसिकली होता ये है कि हमारी सेल्स के ऊपर ना एक रिसेप्टर लगा होता है, और बॉडी में बहुत सारे रिसेप्टर्स हैं और अलग अलग केमिकल्स के लिए अलग अलग रिसेप्टर होते हैं। जब कोई पहली बार अल्कोहल को कंज्यूम करता है तो अल्कोहल उसे उतनी अच्छी नहीं लगती, लेकिन जब अल्कोहल के मॉलिक्यूल्स हमारे ब्लड स्ट्रीम के अंदर जाते हैं और वो अपने रिसेप्टर से, हर एक मॉलिक्यूल का एक अलग रिसेप्टर होता है, उस रिसेप्टर के कांटेक्ट में आते हैं तो रिसेप्टर ना एक्टिवेट हो जाता है। अब हर एक पर्टिकुलर इंटरवल के बाद भैया उस रिसेप्टर को अल्कोहल मॉलिक्यूल बॉडी के अंदर चाहिए
और ऐसे जाकर के कोई आदमी एडिक्ट हो जाता है। तो ये तो सिर्फ एक नेगेटिव काम हुआ रिसेप्टर का। रिसेप्टर का पॉजिटिव काम भी है, बहुत सारे हार्मोन्स भी ऐसे ही काम करते हैं। हार्मोन्स क्या होते हैं? ऑब्वियसली हार्मोन्स वो हैं जो सेल को की हेल्प करते हैं और उनको वी कैन से मैसेज देते हैं कि भैया सेल आपको एक पर्टिकुलर काम करना है। जैसे इंसुलिन थोड़े ही जाकर के शुगर को डायरेक्टली कंट्रोल करता है, वो बॉडी के सेल्स को बताता है भैया कि शुगर को कंट्रोल करो। तो वो करता कैसा? अगेन थ्रू दी एक्टिव साइट, थ्रू दी रिसेप्टर। ठीक है, तो रिसेप्टर्स है क्या? रिसेप्टर्स आर दी प्रोटीन्स दैट आर क्रूशियल फॉर द बॉडीज कम्युनिकेशन प्रोसेस। ठीक है, एंड दीज ऑल आर एम्बेडेड इन द सेल मेम्ब्रेन्स। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन है, उसका एक पार्ट बाहर की तरफ होता है रिसेप्टर का और एक पार्ट होता है सेल के अंदर की तरफ। अब जब कोई भी मैसेंजर आता है, अल्कोहल हो या कोई हार्मोन हो, वो सेल के अंदर नहीं जाता, वो आएगा, वो अपने रिसेप्टर के पास जाएगा। अब उस रिसेप्टर को रिसीव करने के लिए जो बाइंडिंग साइट की शेप है वो एडजस्ट होगी सो दैट वो कॉम्प्लीमेंट्री हो सके। और जब उसकी शेप एडजस्ट होगी तो देखिए रिसेप्टर के अंदर का टोटल वॉल्यूम तो फिक्स्ड ही रहेगा, तो जब ऊपर शेप चेंज हुई तो उसको कंपनसेट करने के लिए शेप नीचे भी चेंज होती है। और जब नीचे शेप चेंज होती है सेल के अंदर की तरफ, तो सेल को पता चलता है भैया कि अल्कोहल का मॉलिक्यूल या हार्मोन का मॉलिक्यूल आ गया है, और इस तरीके से इंफॉर्मेशन जो हमारा मैसेंजर है वो सेल को ट्रांसफर कर देता है बिना सेल के अंदर गए। ठीक है, in the body the messages between two neurons and that between neurons to muscle is communicated through certain chemicals. These chemicals are known as chemical messenger and are received at the binding site of the receptor proteins. To accommodate a messenger, the shape of the receptor site changes. This brings about a transfer of message into the cell. Thus chemical messenger gives the message to the cell without entering the cell. अब दो चीजें हो सकती है, मैसेंजर अच्छा भी हो सकता है, मैसेंजर बुरा भी हो सकता है। हार्मोन है तो मैसेंजर अच्छा है, और अगर कोई अल्कोहल टाइप का मॉलिक्यूल है तो मैसेंजर बुरा है। ठीक है, तो हम एक काम कर सकते हैं। देखिए अब दो चीजें हो सकती हैं कि बॉडी में रिसेप्टर जरूरत से ज्यादा एक्टिवेट हो गया है, जैसे कि अल्कोहल को कंज्यूम कर रहा है, रिसेप्टर एक्टिवेट हो गया है, जिसकी वजह से बॉडी को आफ्टर सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम अल्कोहल चाहिए। तो हम वहां पे क्या चाहेंगे कि रिसेप्टर हमारा ब्लॉक हो जाए। तो उस केस में हम जिस मेडिसिन का यूज करेंगे, दोज आर कॉल्ड एंटागोनिस्ट। ये मेडिसिन जा करके उस रिसेप्टर से बाइंड हो जाएंगी और उसे ब्लॉक कर देगी। ड्रग्स दैट बाइंड टू द रिसेप्टर साइट एंड इनहिबिट्स इट्स नेचुरल फंक्शन आर कॉल्ड एंटागोनिस्ट, and these are useful when the blocking of the messenger is required. On the other hand, मान लिया बॉडी में किसी हार्मोन की कमी हो गई, अब उस हार्मोन का जो काम है वो कौन करे, उसके रिसेप्टर को जाकर के एक्टिवेट कौन करे, तो बॉडी में नेचुरल मैसेंजर नहीं है। अब उसकी जगह में कोई आर्टिफिशियल मैसेंजर डालना है जो उसका काम करे। दैट आर्टिफिशियल मैसेंजर इज कॉल्ड एगोनिस्ट। नाउ these are the drugs that mimic the natural messenger by switching on the receptors. These are called agonists. These are useful when there is lack of natural chemical messenger. ये natural messenger की कॉपी करते हैं। So antagonist और agonist एग्जाम में आते हैं। चलिए अब पढ़ते हैं therapeutic action of the different classes of drug. सबसे पहले ड्रग्स है एंटासिड। नाम ही समझ में आ रहा है, एंटी एसिड्स। ये वो है जो एसिडिटी को कंट्रोल करते हैं। ठीक है, सबसे पहले अंटिल 1970 एसिडिटी को कंट्रोल करने के लिए ना हम यूज करते थे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और मिक्सचर ऑफ एल्यूमिनियम एंड मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। इनको एज एन एंटासिड यूज किया गया, लेकिन इन सब के साथ एक प्रॉब्लम थी। प्रॉब्लम क्या थी कि एक्सेसिव हाइड्रोजन कार्बोनेट कैन मेक द स्टमक एल्कली एंड ट्रिगर द प्रोडक्शन ऑफ इवन मोर एसिड। स्टमक में जो एसिड है वो वैसे ही नहीं है, उसका कुछ पर्टिकुलर रोल है। और जब हम ये एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड या मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जो कि रिलेटिवली स्ट्रॉन्गर बेस होते हैं,
इन्हें कंज्यूम करेंगे ना तो स्टमक में जाके जो भी एसिड है सबको न्यूट्रलाइज कर देंगे, बल्कि स्टमक को थोड़ा सा एल्कली बना देंगे। अब बॉडी को ये लगेगा तो गड़बड़ हो गई, अगली बार उस एल्कली को, उस बेसिसिटी को ओवरकम करने के लिए स्टमक और ज्यादा एसिड क्रिएट करेगा। तो ये साइकिल चलता रहेगा। हमने हाइड्रोक्साइड कंज्यूम किया एसिडिटी हटाने के लिए, उल्टे में स्टमक एल्कली हो गया और अगली बार और ज्यादा एसिड रिलीज हुआ। ठीक है, तो इससे क्या हो सकता है कि वो हमारे स्टमक की वॉल में अल्सर्स हो सकते हैं, अल्सर हो जाते हैं हमारे स्टमक में, फिर उसे काट के निकालना पड़ता है, वैसे उसका इलाज नहीं है। तो अब इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए हमने मेटल हाइड्रोक्साइड्स की जगह थेरापेटिक एक्शन ऑफ द डिफरेंट क्लासेस ऑफ ड्रग। सबसे पहले क्लास ऑफ ड्रग है एंटासिड्स। हम सब जानते हैं हमारे स्टमक में एक एसिड होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, उसका कुछ रोल है फूड की डाइजेशन में हेल्प करना, या फिर कई बार कुछ माइक्रो वगैरह कंज्यूम करे तो उनको जला करके मार डालना, उसका काम कुछ इम्यूनिटी का भी है। बट कई बार कुछ ऐसे केमिकल्स हम कंज्यूम कर लेते हैं जिससे कि बॉडी में ज्यादा एसिड प्रोड्यूस होने लगता है। ठीक है, एसिडिटी कहते हैं। तो स्टार्टिंग में हम लोग ना सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यूज किया करते थे। ठीक है, हम उसे कंज्यूम करते थे ताकि एसिडिटी खत्म हो जाए। लेकिन उसके साथ एक प्रॉब्लम थी। प्रॉब्लम ये थी कि अगर हमने जब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट कंज्यूम किया तो उस एसिडिटी को हटाएगा, बल्कि स्टमक को एल्कली बना देगा। और जब स्टमक एल्कली हो जाएगा ना, एकदम बेसिक हो गया, तो अगली बार और ज्यादा एसिड रिलीज होगा, बिकॉज एल्कली नहीं होना चाहिए स्टमक, तो कुछ फायदा ही नहीं हुआ। सो द एक्सेसिव हाइड्रोजन कार्बोनेट कैन मेक स्टमक एल्कली एंड ट्रिगर द प्रोडक्शन ऑफ इवन मोर एसिड, तो कुछ फायदा नहीं है। तो बाद में ना हमने एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड यूज करने शुरू किए। इनका क्या फायदा था कि ये स्टमक में ये वाटर में इतने सोल्यूबल होते नहीं है, तो ये ना बॉडी को, मतलब हमारे स्टमक को सिर्फ न्यूट्रल करते हैं, एल्कली नहीं करते। ठीक है, ये सिर्फ स्टमक को न्यूट्रल करेंगे, एल्कली नहीं करेंगे, तो ये फायदा है इनका। द मेटल हाइड्रोक्साइड्स आर बेटर अल्टरनेटिव बिकॉज ऑफ बीइंग इनसोल्यूबल, दीज डू नॉट इंक्रीज द पीएच अबव द न्यूट्रलिटी। लेकिन अभी ना इन सब में एक प्रॉब्लम है, चाहे मैं कार्बोनेट यूज करूं या बाइकार्बोनेट यूज करूं, ये सिर्फ और सिर्फ सिम्टम्स को ट्रीट कर रहे हैं। ठीक है, सिर्फ एसिडिटी हुई तो उसे रिलीव कर रहे हैं, उसे न्यूट्रलाइज करके। रीजन जो है एसिडिटी का, उसका कुछ ट्रीटमेंट नहीं हो रहा है। तो है क्या रीजन एसिडिटी के लिए? एसिडिटी के लिए ना एक केमिकल रिस्पॉन्सिबल है, जिसके बारे में ऊपर भी बात कर चुके हैं, उसका नाम है हिस्टामिन। ठीक है, हिस्टामिन इज रेस्पॉन्सिबल। तो भैया उस हिस्टामिन को हटाने के लिए, हिस्टामिन वो केमिकल है विच स्टिमुलेट द सीक्रेशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड इन स्टमक। जब वो हाइपर एक्टिव हो जाता है तो भी वो एसिडिटी होती है। तो अगर हम हिस्टामिन को कंट्रोल करें तो एक्चुअल में उसका ट्रीटमेंट होगा। तो हमने कुछ सिमेंटाडिन, कुछ आपको मेडिसिन याद रखनी है, इसके अलावा जेंटेक विच इज ऑल्सो कॉल्ड रेंटाडिन, ये सब एंट एसिड्स हैं, दे आर एंड एसिड्स। ये एक्चुअल में मेडिसिन है एसिडिटी को कंट्रोल करने के लिए। आपको ये स्ट्रक्चर याद करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, अब हिस्टामिन का जो काम है ना, वो एसिडिटी के साथ साथ एलर्जी प्रोड्यूस करना भी है। हिस्टामिन का एक काम तो हो गया कि भैया ये एसिडिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है, यही HCl को सीक्रेट करवाता है। एट द सेम टाइम हिस्टामिन का एक और काम है, ये एलर्जी के लिए ही रिस्पॉन्सिबल है। इट इज अ पोटेंट वेसोडिलेटर। वेसोडिलेटर वो होता है जो मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करवाए। इट हैज वेरियस फंक्शन। इट कॉन्ट्रैक्ट्स द स्मूथ मसल्स ऑफ द ब्रोंकाई। ठीक है, तो अगर किसी को कफ हो गया है, कॉमन कोल्ड हो गया है, तो उसके लिए जो कफ को रिलीज करने के लिए, मसल्स को स्मूथ करने के लिए जो केमिकल चाहिए वो एंटीहिस्टामिन है। ठीक है, हिस्टामिन इज ऑल्सो रेस्पॉन्सिबल फॉर द nasal congestion associated with the common cold and the allergic response to the pollen। जो भी हमें एलर्जी होती है वो हिस्टामिन की वजह से ही है।
पोलन ग्रेन बॉडी में आता है, हिस्टामिन सीक्रेट हो जाता है और हमें एलर्जी हो जाती है। तो अगर हमें एलर्जी को कंट्रोल करना है तो हमें अगेन फिर से कुछ ऐसी मेडिसिन चाहिए जो हिस्टामिन को कंट्रोल करे, एंड दोज आर कॉल्ड एंटी हिस्टामिन ड्रग्स। और यहाँ पे उनके नाम गिवन है, आपको ये नाम याद रखने पड़ेंगे। ठीक है, अब देखिए, अब आपने हिस्टामिन का नाम 2 बार देख लिया, एक बार तो एंटासिड में भी है और एक बार हमने एंटी एलर्जेटिक में भी देख लिया। तो क्वेश्चन ये आता है कि अगर दोनों के लिए, एसिडिटी के लिए भी हिस्टामिन ही रिस्पॉन्सिबल है, उसे ही कंट्रोल करना है, एलर्जी के लिए भी हिस्टामिन ही रिस्पॉन्सिबल है, उसे ही कंट्रोल करना है, तो दोनों की एक ही मेडिसिन क्यों नहीं है? ठीक है, वाई डू अबव मेंशन एंटीहिस्टामिन डू नॉट अफेक्ट द सीक्रेशन ऑफ एसिड इन द स्टमक? एंड द रीजन इज एंटी-एलर्जिक एंड एंटासिड ड्रग्स वर्क ऑन द डिफरेंट रिसेप्टर्स। हमने रिसेप्टर के बारे में पढ़ा था ना, अल्टीमेटली दोनों हिस्टामिन को ही कंट्रोल करती हैं, लेकिन एंटी एलर्जिक ड्रग्स का रिसेप्टर अलग है, एंटासिड्स का रिसेप्टर अलग है। वो मेडिसिन बॉडी में जाएंगी, उन रिसेप्टर्स को एक्टिवेट करेंगी, फिर वो रिसेप्टर जाकर के एंटासिड्स को कंट्रोल करेंगे। क्योंकि इनके रिसेप्टर अलग अलग हैं, इसलिए एक दूसरे काम को ये अफेक्ट नहीं करती। दूसरी है ट्रैंकुलाइजर्स। ट्रैंकुलाइजर्स आर ऑल्सो कॉल्ड न्यूरोलॉजिकली एक्टिव ड्रग। न्यूरोलॉजिकली एक्टिव ड्रग्स वो होते हैं जिन्हें एक्चुअली आप ड्रग के नाम से जानते हैं, जिन्हें कंज्यूम करने के बाद आदमी लोग का अपने सेंट्रल नर्वस सिस्टम के ऊपर कंट्रोल कम हो जाता है। ट्रैंकुलाइजर्स आपने और देखे होंगे, डिस्कवरी चैनल वगैरह में देखते हैं कि एनिमल को पकड़ने के लिए ट्रैंकुलाइजर्स के इंजेक्शंस लगाए जाते हैं। सो ट्रैंकुलाइजर्स एंड analgesics are neurologically active drugs, and these affect the message transfer mechanism from the nerve receptors. ट्रैंकुलाइजर जो है वो यूज होते हैं फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ स्ट्रेस, माइल्ड और इवन हायर सीवियर मेंटल डिजीजेस। जो स्ट्रेस वगैरह होती है ना, जिसमें लोग ओवर थिंकिंग करने लगते हैं, एक पर्टिकुलर मूड में स्टक होकर के रह जाते हैं, तो उन्हें ट्रैंकुलाइजर्स दिया जाता है, ताकि इस ट्रैंकुलाइजर्स कंज्यूम होने के बाद में ना आदमी ज्यादा सोचता नहीं है, उसका अपने सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे ज्यादा कंट्रोल नहीं रहता है, ओवर थिंकिंग नहीं करता है, तो उसका स्ट्रेस धीरे धीरे कम हो जाता है। इट रिलीज एंजाइटी, इरिटेशन जो होती है उससे एक्साइटमेंट होती है, बाय इंड्यूसिंग अ सेंस ऑफ वेल बीइंग। ठीक है, इट इंड्यूसेस अ सेंस ऑफ वेल बीइंग। डर नहीं लगता लोगों को, इसीलिए जो नार्कोटिक टेस्ट होते हैं ना, उसमें भी इसी टाइप की मेडिसिन का यूज किया जाता है। इंजेक्शन लगाएंगे और फिर आदमी झूठ तब बोलता है जब उसे किसी से डर लगे। अब उसको ट्रैंकुलाइजर लगाया गया, उसको एक सेंस ऑफ वेल बीइंग मिल गई, उसे डर लगता ही नहीं, उसे जो पूछोगे सच सच बता देगा। बिल्कुल ट्रिकी। अच्छा, दे आर ऑल्सो लाइक ट्रैंकुलाइजर्स आर ऑल्सो कॉम्पोनेंट ऑफ स्लीपिंग पिल्स। ठीक है, अब ये करते क्या है, देखो ध्यान रखना, एक केमिकल का नाम है नोराड्रेनालिन। दिस इज द न्यूरोट्रांसमीटर। यही वो केमिकल है जो मूड चेंजेस को कंट्रोल करता है। अगर इसके लेवल में गड़बड़ आ जाए या इसका लेवल कम हो जाए तो आपके मूड स्विंग्स नहीं होंगे, और वो डिप्रेशन, जो दुखी है वो दुखी रहेगा, वो डिप्रेस्ड रहेगा हमेशा। ठीक है, और इसी के लिए एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स यूज करते हैं, और वो यही होते हैं ट्रैंकुलाइजर्स। ठीक है, लेकिन अगर बहुत ज्यादा अमाउंट में इसे कंज्यूम कर लिया जाए तो डेथ भी हो सकती है। ठीक है, अच्छा, दे ऑल्सो लाइक, आपको कुछ मेडिसिन के नाम याद रखने पड़ेंगे। इक्वानिल एक ट्रैंकुलाइजर है। ठीक है, आपको ये सब नाम याद रखने पड़ेंगे ड्रग्स के। अच्छा, इसके अलावा ना एक चीज और मेंशन थी ट्रैंकुलाइजर्स के साथ, एनाल्जेसिक्स। एनाल्जेसिक्स होते हैं पेन किलर्स। अब पेन किलर क्या करता है? पेन किलर थोड़ी ना चोट को ठीक कर देता है, वो सिर्फ क्या करता है कि चोट की जगह से जो सिग्नल ब्रेन में जा रहा था उससे इंटरफेयर कर देता है, रोक देता है, वो हमें दर्द महसूस नहीं होता। तो उसने भी हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को अफेक्ट किया। ठीक है, अब
एट द सेम वे याद रखना डेरिवेटिव्स ऑफ बारबीट्यूरिक एसिड, ये नाम है इनके दो, ठीक है, दे आर ऑल्सो ट्रैंकुलाइजर्स, इनको हम बारबीट्यूरेट्स कहते हैं। ये हिप्नोटिक ड्रग्स हैं और ये स्लीपिंग पिल्स में यूज होती हैं। दे आर यूज्ड इन स्लीपिंग पिल्स। नाम याद रखने आपको इन केमिकल्स के, ठीक है। ये मेडिसिन जो हैं ये यूज होती हैं स्लीपिंग पिल्स के अंदर। अब बात करते हैं एनाल्जेसिक्स की। एनाल्जेसिक्स आर पेन किलर, दे रिड्यूस और एबोलिश द पेन विदाउट कॉजिंग एनी ट्रीटमेंट ऑफ द विदाउट कॉजिंग एनी अनकॉन्शियसनेस और मेंटल कंफ्यूजन, ठीक है। ये कुछ मतलब मेंटल कंफ्यूजन या अनकॉन्शियसनेस है या बेहोश आदमी को नहीं करेंगी, पेन कंट्रोल कर देंगी। अब एनाल्जेसिक दो टाइप के होते हैं, नॉन नार्कोटिक एंड नार्कोटिक। नार्कोटिक ड्रग्स वो है जिनकी एडिक्शन हो जाए, नॉन नार्कोटिक जिनकी एडिक्शन ना हो। जैसे नॉन नार्कोटिक एनाल्जेसिक, नॉन नार्कोटिक पेन किलर में आता है एस्प्रिन। अब डिस्प्रिन के इसका डेरिवेटिव होता है जो आप हेडेक में यूज करते हैं, एस्प्रिन। एस्प्रिन खाने से आप एडिक्ट नहीं होते उसके। ये करता है क्या है, इट इनहिबिट्स द सिंथेसिस ऑफ अ केमिकल नोन एज प्रोस्टाग्लैंडिन which stimulates the inflammation in the tissues and causes pain, यानी पेन को कंट्रोल करता है। जितने भी हमारे ये एनाल्जेसिक्स है ना, इनमें थोड़ा सा एंटीपायरेटिक कैरेक्टर भी होता है, यानी कि फीवर को भी कम करते हैं, ठीक है। अच्छा, एस्प्रिन की एक और प्रॉपर्टी है, बहुत ध्यान से याद रखिएगा, इसकी प्रॉपर्टी है एंटी ब्लड क्लॉटिंग, इसलिए इसे हम हार्ट अटैक्स के टाइम में भी पेशेंट को देते हैं। अगर आप एस्प्रिन बहुत ज्यादा अमाउंट में कंज्यूम कर लें तो ब्लड क्लॉट नहीं होता। ध्यान है, डेंगू फीवर में कहा जाता है कि अगर फीवर आए ना तो आपको डिस्प्रिन नहीं लेनी है, क्रोसिन नहीं लेनी है, आपको लेना है पैरासीटामोल, क्योंकि ये सब एस्प्रिन के कंपोनेंट्स हैं। और ये क्या करता है, वैसे डेंगू आपको पता है प्लेटलेट्स कम हो जाते हैं, ब्लड फ्लो नहीं लगता है कहीं से भी, और आपने ऊपर से एस्प्रिन कंज्यूम कर ली तो और ही एंटी ब्लड क्लॉट नहीं होगा और भी इजीली फ्लो करने लगेगा, ठीक है। अच्छा, नॉन नार्कोटिक के अलावा कुछ नार्कोटिक एनाल्जेसिक्स भी होते हैं जो पेन को तो कंट्रोल करते हैं, साथ में ही इनकी एडिक्शन भी हो जाती है, लाइक मोरफिन, सुना होगा आपने नाम, ठीक है। बहुत ज्यादा अमाउंट में लोगे तो इट में इंड्यूस कोमा, इवन अल्टीमेटली डेथ, ठीक है। अच्छा, वैसे इनको यूज करते हैं ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर, जब कैंसर में पेन होता है बहुत ज्यादा होता है, फिर चाइल्ड बर्थ के टाइम में ये सब दिया जाता है। फिर आते हैं अगले में हमारे एंटी माइक्रोबियल्स। एंटी माइक्रोबियल्स क्या है, जो माइक्रोब्स को ग्रो ना होने दे। ये दो टाइप के होते हैं। पहले तो आते हैं एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स क्या होते हैं, एंटीबायोटिक्स हैं ये वो ड्रग्स हैं जो कंप्लीटली या फिर पार्शियली किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म द्वारा बनाए जाते हैं और हम उसे यूज करते हैं। कोई बैक्टीरिया, कोई फंगस, कोई उसे बनाता है और हम उसे एज इट इज या थोड़ा सा मॉडिफाई करके अपनी बॉडी में यूज कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा, यहां पर लिखा है एंटीबायोटिक्स आर यूज्ड एज ड्रग्स टू ट्रीट इन्फेक्शन बिकॉज ऑफ देयर low toxicity for humans and animals. Initially, antibiotics were classified as the chemical substances produced by microorganisms that inhibit the growth or even destroy the microorganism. ठीक है, अब इसके कुछ के एग्जाम्पल हैं। आपको अगर now अब नई डेफिनेशन के अकॉर्डिंग antibiotic now refers to a substance produced completely wholly or partially by the chemical synthesis which in low concentration inhibit the growth or destroy the microorganisms by interacting in their metabolic process. यहाँ पे थोड़ी सी मॉडिफिकेशन कर लेते हैं, which are completely or partially by microorganisms.
ठीक है, या तो कंप्लीटली माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बने हो या फिर पार्शियली तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बने ही हो और उन्हें हम यूज करें। जैसे कि पेनिसिलियम एक फंगस होता है जिससे हमने पेनिसिलिन बनाया। अच्छा, अब इसके अलावा ना कुछ याद करिएगा दो। अच्छा, इनके एग्जांपल्स हम देख लें जिनके पीछे सिलिन लगा होता है, लाइक अमोक्सिसिलिन, पेनिसिलिन, ये सब एंटीबायोटिक्स ही होते हैं। और इसके अंदर ये दो टाइप के होते हैं, आपको बताता हूं, बैक्टीरियोसाइडल एंड बैक्टीरियोस्टैटिक। बैक्टीरियोसाइडल वो होते हैं जो बैक्टीरिया को टोटली किल कर दे। साइडल मतलब दे किल द बैक्टीरिया, एंड बैक्टीरियोस्टैटिक दे स्टॉप द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया। आपको याद करने होंगे, जो टोटली बैक्टीरिया को मार दे लाइक पेनिसिलिन एटसेट्रा, ये हो गया बैक्टीरियोसाइडल, और जो उनको मारे ना बस उनकी ग्रोथ को कम कर दें या स्टॉप कर दें, दोज आर कॉल्ड बैक्टीरियोस्टैटिक। इसके अलावा दे आर ऑल्सो क्लासिफाइड एज ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक, नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक और लिमिटेड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक। देखिए, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक वो हैं जो करते हैं दे किल और इनहिबिट अ वाइड रेंज ऑफ बैक्टीरिया, जो बहुत सारे बैक्टीरियाज पे काम करे उन्हें कहते हैं ब्रॉड स्पेक्ट्रम। जो बहुत ही कम, मतलब बहुत ज्यादा बैक्टीरिया पे काम ना करे, या तो ग्राम पॉजिटिव पे करे या ग्राम नेगेटिव पे करे, उन्हें हम कहते हैं नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक। और जो किसी एक ही बैक्टीरिया पे काम करे ऑन अ सिंगल ऑर्गेनिज्म, उन्हें कहते हैं लिमिटेड स्पेक्ट्रम। तो जिससे बहुत सारी डिजीज का इलाज हो सके ब्रॉड स्पेक्ट्रम, कम का इलाज हो सके नैरो स्पेक्ट्रम, किसी एक का हो सके लिमिटेड स्पेक्ट्रम। अच्छा, एक चीज और थी यहाँ पे कि सल्फानामाइड जो ड्रग्स हैं वो एकदम एंटीबायोटिक की तरह ही काम करते हैं, लेकिन उनको हम एंटीबायोटिक कहते नहीं है। उसका रीजन ये है कि उन्हें कंप्लीटली लैब में बनाया गया है। अभी हमने पढ़ा है कि एंटीबायोटिक को कंप्लीटली या पार्शियली कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म बनाए तभी उसे हम एंटीबायोटिक कहेंगे, लेकिन सल्फानामाइड जो है वो कंप्लीटली सिंथेटिक है, इसलिए भले ये काम एंटीबायोटिक की तरह करे लेकिन इसे एंटीबायोटिक कहते नहीं है। अच्छा, आपको लिमिटेड स्पेक्ट्रम और ब्रॉड स्पेक्ट्रम के एग्जांपल आपको याद करने पड़ेंगे। पेनिसिलिन जी इज अ नैरो स्पेक्ट्रम, एम्पेसिलिन एंड अमोक्सिसिलिन आर द सिंथेटिक मॉडिफिकेशन ऑफ पेनिसिलिन, दे आर दी ब्रॉड स्पेक्ट्रम। तो आपको नैरो स्पेक्ट्रम और ब्रॉड स्पेक्ट्रम के याद रखने पड़ेंगे। इंडिया में जो मैन्युफैक्चरिंग है पेनिसिलिन का वो होती है हिंदुस्तान एंटीबायोटिक्स इन पिंपरी, जगह का नाम है। अच्छा, अब अगले आते हैं एंटीसेप्टिक एंड डिसइंफेक्टेंट। एंटीसेप्टिक एंड डिसइंफेक्टेंट वही है जो ये दोनों माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को मारते हैं। डेटॉल और फिनाइल में डिफरेंस मालूम है आपको? दोनों का काम है जर्म्स को मारना, लेकिन अगर चोट लगेगी तो उसमें फिनाइल नहीं लगा सकता, ठीक है? चोट लगेगी तो मुझे डेटॉल लगाना पड़ेगा। फर्श अगर साफ करनी है तो मैं यूज करता हूं फिनाइल। तो दोनों का काम है माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मारना, लेकिन जिसे हम लिविंग टिश्यू पे यूज कर सकते हैं उसे कहते हैं एंटीसेप्टिक, जिसे नहीं कर सकते उसे कहते हैं डिसइंफेक्टेंट। So antiseptic and disinfectants are also the chemicals which either kill or prevent the growth of microorganisms, but antiseptics are applied on the living tissues such as wounds, like example हो गया सोफ्रामाइसिन एटसेट्रा। लेकिन डिसइंफेक्टेंट को हम लोग यूज करते हैं to clean the objects such as flow, drainage system, etc. They are not suitable to be applied on the living tissues. ठीक है? एंटीसेप्टिक के कुछ फॉर एग्जाम्पल सोफ्रामाइसिन आपने सुना ही है, डेटॉल का नाम सुना होगा ना। डेटॉल के दो कंपोनेंट्स हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं और वो दो हैं हमारे कौन से, क्लोरोजाइलिनॉल एंड टर्पिनॉल। ठीक है? इसके अलावा टिंचर ऑफ आयोडीन और आयोडोफॉर्म तो आपको मालूम ही है एज एन एंटीसेप्टिक। बोरिक एसिड को भी एज एन एंटीसेप्टिक यूज करते हैं जब आई फ्लू होता है। अच्छा, डिसइंफेक्टेंट में आ गया फिनॉल। अब एक और एग्जाम में पूछा जाता है एक ऐसे सब्सटेंस का नाम बताइए
जिसे हम एंटीबायोटिक और डिसइंफेक्टेंट दोनों तरीके से यूज कर सकते हैं। तो उसका एग्जाम्पल है फिनॉल। 0.2% solution of phenol is an antiseptic while its 1% solution is disinfectant। ठीक है, ये आपको याद रखना है। परफेक्ट। चलिए अब बात करते हैं एंटी फर्टिलिटी ड्रग। ये एग्जाम में आते नहीं, बट आपको पता है एंटी फर्टिलिटी ड्रग्स वो है जो फैमिली प्लानिंग में यूज होते हैं। और बेसिकली ये जो है ना, ये हॉर्मोन्स ही होते हैं। ठीक है, ये प्रोजेस्टेरॉन या सिंथेटिक प्रोजेस्टेरॉन एंड टेस्टोस्टेरोन, ये सब हॉर्मोन्स ही होते हैं, सेक्स हॉर्मोन्स होते हैं, जिन्हें हम इन द फॉर्म ऑफ ड्रग यूज करते हैं फॉर द फैमिली प्लानिंग। एंटी फर्टिलिटी ड्रग्स एग्जाम में नहीं आते हैं, जनरली इनसे क्वेश्चंस पूछे नहीं गए हैं। जैसे क्वेश्चन है, स्लीपिंग पिल्स आर रिकमेंडेड बाय द डॉक्टर्स टू द पेशेंट सफरिंग फ्रॉम द स्लीपलेसनेस बट इट इज नॉट एडवाइज टू टेक द डोजेस विदाउट द कंसल्टेशन ऑफ द डॉक्टर, क्योंकि अगर एक्सेस में ले लिया तो इससे कोमा या फिर डेथ भी हो सकती है। ठीक है, अच्छा इसके बाद में आते हैं केमिकल्स इन फूड। फूड में केमिकल्स का क्या काम, तो कई बार हम कलर ऐड करते हैं, फ्लेवर ऐड करते हैं, बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट, प्रिजर्वेटिव्स, बहुत सारे तरीके हैं जिनमें हम केमिकल्स को यूज करते हैं इन द फूड। इडेबल केमिकल्स, ऑब्वियसली आप अगर कोई केमिकल फूड में डालना चाहते हैं कलर्स बढ़ाने के लिए, फ्लेवर्स बढ़ाने के लिए, तो जाहिर सी बात है कि वो पॉइजनस या टॉक्सिक नहीं होना चाहिए सब्सटेंस। ओके, तो अब एनीवे हमें जो बेसिकली पढ़ना है वो पढ़ने हैं आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट्स। अब नेचुरल स्वीटनिंग एजेंट तो हम जानते हैं, ये होता है सुक्रोज। ठीक है, अच्छा अब आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट क्या है। देखो, सुक्रोज के साथ एक प्रॉब्लम है कि भैया ये कैलोरी प्रोड्यूस करता है। आजकल लोग हेल्थ कॉन्शियस होते हैं, कैलोरी नहीं चाहते हैं। इसके अलावा कुछ डायबिटिक पेशेंट्स भी होते हैं जिन्हें कैलोरीज नहीं चाहिए, तो उसके लिए हमने कुछ आर्टिफिशियल स्वीटनर्स बनाए और ये रहे उनके, दे डू नॉट प्रोवाइड एनी कैलोरीज। ठीक है, दे डू नॉट ऐड एनी कैलोरीज टू द फूड, बट स्वीट टेस्ट आता है। जैसे एग्जाम में एक है एस्पार्टेम, आपको स्ट्रक्चर याद नहीं करनी है किसी की। एक आर्टिफिशियल स्वीटनर का नाम गिवन है और इसकी स्वीटनेस वैल्यू गिवन है। स्वीटनेस वैल्यू का मतलब है कि केन शुगर यानी सुक्रोज से कितना टाइम ज्यादा स्वीट है। तो जो हमारा एस्पार्टेम है वो 100 टाइम्स स्वीटर होता है हमारे नेचुरल शुगर के। बहुत अच्छी बात है, जहां मुझे 100 ग्राम शुगर चाहिए होगी, 1 ग्राम एस्पार्टेम से काम चल जाएगा। दूसरा होता है सैकरिन विच इज 550 टाइम्स स्वीटर देन द नेचुरल शुगर अवर सुक्रोज। देन सुक्रालोज है जो 600 टाइम्स स्वीटर है देन द सुक्रोज। और अपना है एलिटेम जो कि 2000 टाइम्स स्वीटर है। यानी कि जहां मुझे 2 किलो चीनी लगेगी, सिर्फ 1 ग्राम एलिटेम से काम चल जाएगा। अब सबसे ज्यादा जो यूज होता है ना आर्टिफिशियल स्वीटनर, वो है एस्पार्टेम। लेकिन इसकी एक लिमिटेशन है, एग्जाम में आती है। इसकी लिमिटेशन ये है कि इससे हम ये अनस्टेबल होता है एट कुकिंग टेम्परेचर, तो गर्म खाने में से नहीं डाल सकते। लिखा होगा, देखिए यहाँ पे, इट इज मेंशन्ड हियर, the use of aspartame is limited to the cold foods and soft drink because it is unstable at the cooking temperature। दूसरा है एलिटेम जो कि 2000 टाइम्स ज्यादा स्वीटर है हमारे सुक्रोज से, और ये कुकिंग टेम्परेचर पे स्टेबल भी है। लेकिन इसकी प्रॉब्लम यही है कि इतना ज्यादा मीठा है कि इसकी स्वीटनेस को कंट्रोल करना ही बड़ा मुश्किल है। सोचिए, अगर आपने 1 ग्राम भी शुगर सुक्रोज एलिटेम डाल दिया तो आपका जो कॉफी है या टी है वो इतनी मीठी हो जाएगी जैसे आपने उसमें 2 किलो चीनी डिसॉल्व कर दी हो। तो यही इसके साथ प्रॉब्लम है कि इट इज वेरी डिफिकल्ट टू कंट्रोल इट्स sweetness, although it is more stable, but still it is very difficult to control its sweetness value। एग्जाम में पूछा जाता है what is the limitation of aspartame, what is the limitation with the एलिटेम। aspartame के साथ दिक्कत ये, it is unstable at cooking temperature। एलिटेम के साथ दिक्कत ये है कि इसकी स्वीटनेस वैल्यू कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल है। सुक्रालोज,
सुक्रालोज को हम यूज कर सकते हैं एज अ शुगर फ्री, ये ज्यादा मीठा भी नहीं है, कुकिंग टेम्परेचर पे स्टेबल भी है, और ये होता है सुक्रोज का ही डेरिवेटिव। नाम है ना सुक्रालोज, तो हमारे नेचुरल शुगर जो हम यूज करते हैं उसी का डेरिवेटिव भी है ये, यही यूज होता है ना शुगर फ्री थिंग्स। अच्छा, फूड प्रिजर्वेटिव वो है जो फूड को स्पॉइल होने से बचाते हैं। दो नाम याद रखिएगा, सोडियम बेंजोएट एंड द सॉल्ट ऑफ सोर्बिक एसिड एंड प्रोपेनोइक एसिड। ठीक है, दे आर यूज्ड इन, अच्छा इनको यूज क्यों करते हैं सोडियम बेंजोएट के साथ? अच्छी बात क्या है कि ये बॉडी में ना मेटाबोलाइज हो जाता है और बॉडी से बाहर निकल के आ जाता है, मतलब बॉडी में इकट्ठा नहीं होता। ठीक है, अच्छा एंटीऑक्सीडेंट्स वो है, लेट्स से ऑक्सीडेशन, हमारा जो ऑक्सीजन है एटमॉस्फेयर में वो फूड को ऑक्सीडाइज कर देता है, खराब कर देता है, तो उसको ऑक्सीडाइज होने से बचाने के लिए हम एंटीऑक्सीडेंट यूज करते हैं। याद रखिएगा दो नाम, BHT और BHA। BHT इज ब्यूटाइरेटेड हाइड्रोक्सी टोलुइन एंड ब्यूटाइरेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल, ये दोनों एग्जाम में आपको याद रखने हैं। दे हैव मोर एफिनिटी फॉर द ऑक्सीजन, तो जैसे ही ऑक्सीजन आएगा ये फूड की जगह खुद रिएक्ट कर जाएंगे ऑक्सीजन से। ठीक है, sometime BHT and BHA along with the citric acid are added to produce more effect. Sulfur dioxide and sulfites are used as useful antioxidant for wine and beer, sugar syrups and cut peeled cut peel or dried fruits and the vegetables। ये क्या मजाक है? सो दे आर सेइंग सल्फर डाइऑक्साइड जो है वो एंटीऑक्सीडेंट यूज होता है वाइन के लिए, बियर के लिए, और जो हमारे ड्राइड फ्रूट्स वगैरह होते हैं उनके लिए सल्फर डाइऑक्साइड को यूज करते हैं एज अ प्रिजर्वेटिव। हो गया। नेक्स्ट आता है क्लिनसिंग एक्शन ऑफ द सोप, सबसे अच्छी क्लिनसिंग एजेंट। अच्छा, आपको पता है सोप क्या है, डिटर्जेंट क्या है? अगर आपको दोनों के बीच का डिफरेंस पता है तो आप गलत सोचते हैं। सोप और डिटर्जेंट में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, बल्कि सोप डिटर्जेंट ही होते हैं। ऐसा नहीं है कि सोप और डिटर्जेंट दो अलग अलग चीजें हैं। एनीथिंग विच कैन क्लीन समथिंग इज कॉल्ड डिटर्जेंट। सोप इज अ डिटर्जेंट, और जिससे आप डिटर्जेंट कहते हैं वो सिंथेटिक डिटर्जेंट है, टू बी मोर एक्यूरेट। ओके, two type of detergents are used as a cleansing agents, soaps and the synthetic detergent। क्लियर हो गया? तो सोप भी एक डिटर्जेंट ही है, जिसे हम डिटर्जेंट कहते हैं वो सिंथेटिक डिटर्जेंट है, और सोप नेचुरल डिटर्जेंट है। नेचुरल क्यों कहते हैं हम? क्योंकि इसे एक्चुअली फैट जो होते हैं ना, बॉडी फैट, सरप्राइजिंगली, जी हाँ, फैट से ही बनता है साबुन। जो हमारे फैट्स हैं वो एस्टर्स होते हैं, उनकी जब हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो हमें सोडियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड्स, कार्बोक्सिलिक एसिड मिलते हैं, और यही होते हैं सोप मॉलिक्यूल्स। और क्योंकि ये फैटी एसिड्स हैं तो ये बायोडिग्रेडेबल है और ये नेचुरल है, और इनसे कुछ ज्यादा पोल्यूशन होता नहीं है। आई होप आपको क्लिनसिंग एक्शन ऑफ द सोप तो मालूम ही होगा कि भैया इसकी एक हाइड्रोफोबिक टेल होती है ना, और एक हाइड्रोफिलिक हेड होता है। हेड को पानी से अफेक्शन है, टेल को ऑयल से अफेक्शन है, तो ऑयल से जाकर के ये अटैच हो जाता है। तो ये सब तो आपने पहले ही पढ़ा ही है। अभी जो हमने पढ़ना है वो ये है टाइप ऑफ सोप। टॉयलेट सोप्स होते हैं, आपको मालूम है, जो हम यूज करते हैं किसके लिए? यस, अपने स्किन के लिए। ठीक है, और जो हमने आपने देखा होगा ऊपर वाले रिएक्शन, हमने एल्कली यूज किया था। तो टॉयलेट सोप क्योंकि अपनी स्किन पे यूज करने हैं, टू देन वी मेक श्योर कि जो भी एक्सेस ऑफ एल्कली है उसे रिमूव कर लिया जाए, और उसमें थोड़ा हम कलर या परफ्यूम वगैरह ऐड कर देते हैं टू मेक देम मोर अट्रैक्टिव। सोप्स दैट फ्लोट्स ओवर द वाटर, उनमें क्या करते हैं कि उसमें हम लोग ना थोड़ा एयर बबल्स को बीट कर देते हैं, बीटिंग द टाइनी एयर बबल्स। ठीक है, ट्रांसपेरेंट सोप भी बनते हैं बाय डिसॉल्विंग दिस सोप इन इथेनॉल एंड देन इवेपोरेटिंग द एक्सेस ऑफ सॉल्वेंट। मेडिकेटेड सोप बनते हैं, उनमें डिओड्रेंट्स वगैरह और कुछ एंटीसेप्टिक्स जैसे कि बिथियोनल नाम याद रखिएगा, वो ऐड किया जाता है। ठीक है,
अच्छा, अब इसमें तो कुछ और नहीं है, सोप चिप्स होते हैं, हमें इसमें और कुछ नहीं आता एग्जाम में, कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। इसके बाद में जो आता है, अच्छा, वाई डज सोप नॉट वर्क इन हार्ड वाटर, आपको ही मालूम होगा इसके बारे में तो, कि भैया सोप इज सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड विच इज सॉल्यूबल इन वाटर। अगर वाटर एक हार्ड वाटर है, यानी उसके अंदर कैल्शियम या मैग्नीशियम सॉल्ट है, तो पानी में जाने के बाद उस सोडियम सॉल्ट की जगह कैल्शियम सॉल्ट में कन्वर्ट हो जाता है, विच इज इनसॉल्यूबल इन वाटर, और इकट्ठा हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ स्कम। ठीक है, दैट्स व्हाई सोप डजंट वर्क इन हार्ड वाटर। जब डिजोल्व ही नहीं होगा तो काम कैसे करेगा? तो इस चीज को ओवरकम करने के लिए हमने सिंथेटिक डिटर्जेंट्स बनाए, जिन्हें आप डिटर्जेंट्स कहते हैं। ठीक है, ये और अच्छी बात ये है कि देखो, इनके ना अगर वाटर हार्ड है और पानी में डिजोल्व किया जाए, तो अगर ये सोडियम सॉल्ट है और पानी में जाकर के ये कैल्शियम या मैग्नीशियम सॉल्ट बन जाए, तो भी वाटर में सोल्यूबल ही रहेंगे और काम करते रहेंगे। ठीक है, अब ये 2-3 टाइप के होते हैं, आयोनिक डिटर्जेंट्स, एनायनिक डिटर्जेंट, कैटायनिक डिटर्जेंट एंड नॉन आयोनिक डिटर्जेंट्स। एनायोनिक डिटर्जेंट एग्जाम में आते हैं विद एग्जांपल। एनायनिक डिटर्जेंट जो है ना, दे आर द सोडियम सॉल्ट्स ऑफ सल्फोनेटेड लॉन्ग चेन एल्कोहल्स और हाइड्रोकार्बन्स। देखिए, ये एल्कोहल है, इस पे हमने सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन कराया, सल्फोनेशन कराया, तो इस एल्कोहल को कहते हैं लॉराइल एल्कोहल, जो कि 12 कार्बन वाला है। तो जब सल्फेट ग्रुप लगाया तो उसका नाम हो गया लॉराइल हाइड्रोजन सल्फेट। उसकी जब सोडियम के साथ रिएक्शन, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन कराई गई तो बन गया सोडियम लॉराइल सल्फेट। और यही वो डिटर्जेंट है जो टूथपेस्ट में यूज होता है, याद रखिएगा, टूथपेस्ट में यही होता है, नमक नहीं होता। सॉल्ट हो सकता है, ये भी तो एक सॉल्ट ही है ना। ठीक है, अच्छा, तो अच्छा, इसे एनायोनिक डिटर्जेंट क्यों कहा गया? अगर आप इस डिटर्जेंट को के मॉलिक्यूल को ध्यान से देखें, देन यू विल फाइंड आउट कि जो हमारा एनायनिक, जो हमारे डिटर्जेंट है मेन, इसके ऊपर कैसा चार्ज है? नेगेटिव चार्ज, इसलिए इसे एनायनिक डिटर्जेंट कहते हैं। ठीक है, ऐसे ही होते हैं कैटायोनिक डिटर्जेंट्स। अब जो कैटायोनिक डिटर्जेंट्स हैं वो होते हैं क्वाटिनरी अमोनियम सॉल्ट। जैसे अगर ये 1 R लगाओ तो प्राइमरी अमाइन, 2 R लगाओ तो सेकेंडरी, 3 R लगाओ नाइट्रोजन से तो टर्शरी, 4 R लग जाए तो नाइट्रोजन पे एक पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, विच कैन बी बैलेंस्ड बाय एन हैलोजन, क्वाटिनरी अमोनियम सॉल्ट। और ये भी एक डिटर्जेंट की तरह काम करता है, एंड दीज आर कॉल्ड कैटायोनिक डिटर्जेंट्स। रीजन आप देख सकते हैं, डिटर्जेंट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, एग्जाम्पल है इसका सिटाइल ट्राइमिथाइल एल्यूमिनियम ब्रोमाइड, ये भी एग्जाम में आता है। ओके, एंड कैटायनिक डिटर्जेंट हैव, ध्यान रखिएगा, जर्मिसिडल प्रॉपर्टीज एंड दे आर एक्सपेंसिव, देयरफॉर दीज आर रेयर एंड ऑफ लिमिटेड यूज। कैटायनिक एनायनिक के बाद में नॉन आयोनिक डिटर्जेंट्स भी आते हैं। इनमें ना डिटर्जेंट के ऊपर कोई पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज नहीं होता। देखिए, अब स्टेरिक एसिड यूज किया गया, 16, 17, 18 कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक एसिड, और हमने जो बनाया ये नॉन आयनिक हुआ। ठीक है, तो 3 टाइप के होते हैं, कैटायनिक, एनायनिक एंड नॉन आयनिक। अब दिक्कत क्या है इनके साथ में, सिंथेटिक डिटर्जेंट्स के साथ में, कि ये सारे के सारे पोल्यूशन क्रिएट करते हैं, बायोडिग्रेडेबल नहीं होते। एक बड़ी प्रॉब्लम है। आपने कई बार रिवर में फ्रॉथ बनता हुआ देखा होगा, झाग बनता देखा होगा व्हाइट कलर का, उन्हें बहुत बड़ा रोल इन डिटर्जेंट्स का होता है, मीथेन गैस के साथ साथ। तो इनको ना मेन प्रॉब्लम दैट अपीयर्स विद द यूज ऑफ डिटर्जेंट इज they are highly branched and they cannot be degraded by the bacteria। अब इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए हमने पता लगाया कि क्योंकि उनमें ब्रांचिंग होती है, इसलिए बैक्टीरिया उन्हें डिग्रेड नहीं कर पाते। तो हम क्या कर सकते हैं कि अगर हम उनकी ब्रांचिंग को कंट्रोल कर दें तो हम डिटर्जेंट्स को बायोडिग्रेडेबल बना सकते हैं। एग्जाम में पूछा जाता है ये। These days branching of the hydrocarbon chain is controlled and kept to the minimum. Unbranched chain can be biodegraded more easily and hence pollution is less. I hope this chapter was clear to you। हमने सब कुछ एक्सप्लेन किया
और जो जो मैंने बताया है इस वीडियो में वही एग्जाम में आता है। ठीक है, कुछ डाउट हो यू कैन स्टिल आस्क इन अवर कमेंट सेक्शन एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल, and please don't forget to share this video with your friends and like this video and subscribe the channel for more such videos. Thank you.